नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये शब्द हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात मानव द्वारा निर्मित बुद्धि। मानव ने अपनी सुलभता के लिए अपने द्वारा एक बुद्धि का निर्माण किया, एक इंटेलिजेंस का निर्माण किया ताकि उसके कार्यों को आसानी से किया जा सके। लेकिन उसको क्या मालूम था कि उसके ये प्रयास उसके सम्मुख चुनौतियों को भी उपस्थित करेंगे। हाल ही में ये चुनौतियां इस कदर बढ़ गई कि इसके लिए एक विमर्श की आवश्यकता पड़ी। वैश्विक समुदाय इस दिशा में चिंतित हुआ और उसने इसके लिए इसकी सुरक्षा के लिहाज से एक समिट आयोजित किया। तो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में यही समिट है, जिसको विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 के नाम से जाना जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले हम देखते हैं कि शीर्षक को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। एआई सेफ्टी समिट 2023 आपके परीक्षा के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है, वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ ऐसे तथ्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एआई और खतरे, इसके संभावित खतरे, इसका विकास कैसे हुआ और वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई, वो कौन से ऐसे खतरे आए जो कि हमें ऐसे विमर्श के लिए मजबूर करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और अंत में हमारी परिपाटी एक अभ्यास प्रश्न की होती है, तो उसकी तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले हम देखते हैं ये चर्चा में क्यों है और इसके लिए किस खबर के आलोक में हमने इसको शुरू किया है, इसका चयन किया है। तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की, एआई समिट व्हाई न्यू ग्लोबल पैक्ट ऑन टैकलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इज अ बिग डील। क्या है वो वजह कि वो पूरे वैश्विक खतरे के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूके में पहली बार इस चिंता के विषय में विश्व के सभी बड़े राष्ट्र चिंतित होकर एकत्र हुए हैं एक मंच पर। और वहां के बेलेचले पार्क में, ये वो जगह है, इसकी ऐतिहासिकता है, उसको भी आपको बताएंगे। वहां पर विश्व के 28 प्रमुख देश एक बैठक करते हैं फ्रंटियर एआई के तहत, फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इसको, इस समूह को नाम दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण देश, साथ ही चीन जो कि अब तक ऐसी बैठकों से महरूम रहा, उसको भी इस मंच पर एकत्र किया गया और भारत की भी इसमें सहभागिता रही। आप देखें तो ये यहां पर ये उम्मीद की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से जो चुनौतियां विश्व के सामने हैं उससे निपटा जा सकेगा और उसको लेकर इन देशों में एक सहमति बनाते हुए एक ऐतिहासिक समझौते की तरफ ये राष्ट्र बढ़ पाएंगे। देखें, किसी भी संबंधित मॉडल को तैयार करने से पहले और बाद में उसका मूल्यांकन जरूरी होता है। वो मूल्यांकन अब तक कौन करता था ये अलग विषय है, लेकिन इसके मूल्यांकन को करने के लिए, अर्थात एआई से संबंधित किसी मॉडल को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता महसूस की गई। ये भी कुछ विषय है जिसके लिए ये आयोजित हो रही है बैठक। एआई से जोखिमों को कम करने के लिए कैसे हम वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दें, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे पहले कुछ प्रयास हमको जरूर देखने को मिले, चाहे वो G7 का सम्मेलन हो, तब भी यह प्रमुख मुद्दा उठाया गया। हिरोशिमा में G20 की दिल्ली में जब बैठक हुई तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इसमें अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया और उस कार्यकारी आदेश के तहत इस दिशा में एक कदम बढ़ाया उन्होंने। और साथ ही हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो समिट हो रही है उसका बीजारोपण इन्होंने कर दिया। तो काफी पहले से इस संबंध में चिंताएं थी राष्ट्रों के ऊपर, लेकिन उन चिंताओं को एक अमली जामा पहनाने के लिए यह समिट महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली ये सुरक्षा के लिहाज से वैश्विक समिट है। अब देखते हैं एआई समिट 2023 में क्या खास बात है आपके परीक्षा के लिहाज से। तो सबसे पहले ऐसी समिट जो पहली बार हो रही है उसकी तिथि महत्वपूर्ण होती है। तो 1 और 2 नवंबर को ये आयोजित किया गया, अर्थात 2 दिवसीय ये समिट रहा 2023 के बेलेचले पार्क, बकिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम। ये शहर, ये जगह भी महत्वपूर्ण है। बेलेचले पार्क की ऐतिहासिकता कुछ रही है जिसकी वजह से इस खास जगह का चुनाव किया गया। क्या है वो आपको बताएंगे। शिखर सम्मेलन के अगर व्यापक विषय को देखा जाए तो ऑल फॉर गुड, अर्थात सबके लिए भला हो, सबका अच्छा हो, सब, ये इसका एक विषय हम कह लें, व्यापक विषय है। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में कैसे सकारात्मक प्रभाव को हम दिखा पाएं, उसको लागू कर पाएं, कैसे इस विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की दृष्टि से हम इसको बेहतर बनाएं। इसलिए
इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। साथ ही इस पहल का उद्देश्य अगर हम कहें तो यह सुनिश्चित करना भी है कि एआई प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग किस प्रकार किया जाए कि वो सुरक्षित हो, चाहे वो उपयोगकर्ता के लिहाज से उसके खतरे को कम करने की बात हो या उसके सेफ्टी की बात हो। अगर शिखर सम्मेलन का आयोजन हम देखें तो यूके सरकार द्वारा किया गया और फ्रंटियर एआई द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की साझा समझ, ये एक संकल्प पारित किया गया। इसको आप ध्यान दें, ये आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि फ्रंटियर एआई द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की साझा समझ, ये एक संकल्प यहां पर इस समिट में पारित किया गया। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बढ़ते खतरे के प्रति कैसे वैश्विक सहयोग को लेकर आगे बढ़ा जाए, इस लिहाज से इसका आयोजन आप देखें बेलेचले पार्क, बकिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम में किया गया। अब बात आती है बेलेचले पार्क की, क्या है इसकी ऐतिहासिकता। तो वास्तव में जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय बेलेचले पार्क वो जगह थी जिसको कि हम यहां देख सकते हैं ब्रिटेन का कोड ब्रेकिंग सेंटर। कोड ब्रेकिंग सेंटर का मतलब हुआ जहां पर कोड को ब्रेक किया जाए। इस समय हुआ यह था कि जर्मनी के द्वारा एक कोड इजाद किया गया जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था, जिसका नाम था कोड एनिग्मा। और इस कोड एनिग्मा को तोड़ने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम काम कर रही थी, एक शोध जारी था इस दिशा में, जिस टीम में एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिन्स्की, एलन नेवेल, हर्बर्ट ए सिमोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ये लोग संस्थापक भी हैं। ये टीम शोध कर रही थी और यही वो जगह है जहां से इस कोड को ब्रेक करने के लिए जो विधि है वो इजाद की गई, इसलिए इसको कोड ब्रेकिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बाद से मित्र राष्ट्र जो हैं उनके सैन्य अभियानों को काफी लाभ मिला जब से जर्मनी के इस कोड को ब्रेक कर लिए। तो इस लिहाज से इसकी ऐतिहासिकता है। ऋषि सुनक साहब जो हैं वो दुनिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई। इस ऐतिहासिक तथ्य तक ले जाने का उनका मकसद भी इसमें छुपा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस शहर का चुनाव किया। साथ ही अगर बात करें तो एलन ट्यूरिंग की बात करें जो इस टीम के एक मेंबर हैं, आप देख सकते हैं। तो एलन ट्यूरिंग साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, वो गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और वो इस टीम के मेंबर थे। साथ ही वो ब्रिटेन के नागरिक थे। तो इस लिहाज से इनको एक और खास बात है कि इनको व्यापक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक केवल अगर आपसे पूछा जाए तो ये उत्तर नहीं होंगे जॉन मैकार्थी होंगे, लेकिन व्यापक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक इनको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। तो ये सारी बातें एक जगह इकट्ठा करके जो ये शहर है बेलेचले पार्क है उससे ऐतिहासिकता को संलग्न करके ऋषि सुनक साहब कहीं ना कहीं ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अमेरिका और चाइना जो एआई के दिशा में काफी अग्रणी है, हम उनके समकक्ष हैं। तो इसलिए इस स्थान का चुनाव किया गया। साथ ही अगर बात करें तो एआई में अग्रणी जितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे वो जितने वैश्विक थिंक टैंक है, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है या इस समान विचारधारा वाले देश को, उनके सरकारी प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके इस मंच पर एकत्र किया गया है। अब देखें तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस एआई के लिहाज से हम सहयोगात्मक प्रयासों को आगे बढ़ा सकें, एआई की सुरक्षा पर हम काम कर सकें। साथ ही जो उपयोग करता है उसकी क्षति कम से कम हो। कोई भी नया मॉडल अगर मार्केट में आता है तो उसमें उपयोगकर्ता की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाए, उसके जोखिम को कम किया जाए। इन कुछ उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत हुई और वैश्विक निगरानी प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय भी स्थापित करने की उम्मीद की जा रही है। हो सकता है कि इस समिट में यह निर्णय न निकल पाया हो, लेकिन इस दिशा में अगर विचार शुरू हुआ तो एक स्वतंत्र वैश्विक निकाय की स्थापना हो सकती है। अमूमन क्या होता है कि अगर एआई से रिलेटेड कोई मॉडल आता है तो उसकी निगरानी का काम, उसके मूल्यांकन का काम संबंधित कंपनी ही अभी तक करती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह महसूस किया जा रहा है कि इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय, एक वैश्विक निकाय हो जो इसकी निगरानी का काम करे, जो इन देशों की आपसी सहमति के आधार पर उसका निर्माण हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही उसका परीक्षण और विकास करने की दिशा में हम और मजबूती से आगे बढ़ सके। भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो भारत की ओर से अगर बात करें तो केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी सम्मिलित हुए। ये भारत की तरफ से वहां पर जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से जाते हैं तो भारत के लिहाज से जो मुद्दे होंगे महत्वपूर्ण उसको ये रखेंगे। क्या मुद्दे रखते हैं वो हम देखते हैं।
तो इन्होंने इनके द्वारा सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिकों के लाभ के लिए एआई क्षमता का उपयोग कैसे बेहतर किया जा सके और भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया कि जो भी इस तरह की रणनीति बनेगी उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। इनकी चर्चा के केंद्र में जो बातें रही उसमें जैव सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी पे भारत में अभी बहुत काम किया जाना है। आए दिन साइबर सुरक्षा के मामले आते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। तो जैव सुरक्षा, साइबर सुरक्षा पर इन्होंने भारत की तरफ से चिंता व्यक्त की है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि भागीदार देशों के बीच एआई के लिए एक सहयोगी ढांचे की स्थापना होनी चाहिए। भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है, वो इसके लिए तैयार है। अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि मिनी वर्चुअल एआई शिखर सम्मेलन जो अगले 6 महीने में आयोजित होगा उसकी सह मेजबानी करेगा दक्षिण कोरिया। और फ्रांस का नाम भी याद रखें, क्योंकि अगले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी। ये कुछ तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक नजर हम डालते हैं कि क्या है एआई। वैसे तो इसके ऊपर तमाम वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन आप समझें मोटा मोटी कि एआई है क्या, इसका विकास कैसे हुआ और वो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से हमको ऐसे समिट की आवश्यकता पड़ी। बात अगर एआई की करें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर को हम प्रोग्राम में दिए जा रहे जो निर्देश हैं वो उस निर्देश को समझेगा। पहले जैसे कंप्यूटर को हमने कोई निर्देश दिया, उस निर्देश को वो समझता है, समझ के फिर क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा, उसका संरक्षण कर लेगा और भविष्य में कोई भी ऐसी आवश्यकता जहां पर उसे निर्णय लेना पड़े उसके लिए इन सूचनाओं का वो उपयोग करेगा। अर्थात हम कहें उसी के आधार पर वो इन फ्यूचर निर्णय लेगा। तो सामान्य भाषा में इसको आप ऐसे समझें कि कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं हम भरते हैं उन सूचनाओं के आधार पर वो अपने ज्ञान को तैयार करता है और उन्हीं ज्ञान के आधार पर, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर वो अपनी बुद्धि तैयार करता है। और भविष्य में अगर हम कोई सवाल उससे पूछते हैं तो हमारी स्मृति से वो सवाल भले ही गायब हो, लेकिन उसके स्मृति में वो अगर सारी चीजें कैद हैं तो उन ज्ञान के आधार पर वो निर्णय लेके हमारे कामों को आसान कर देगा। लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके प्रकार पे अगर हम बात कर लें तो आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक है अर्थात प्योरली रिएक्टिव पहली कैटेगरी है। दूसरा सीमित स्मृति अर्थात लिमिटेड मेमोरी। तीसरा है ब्रेन थियरी मस्तिष्क सिद्धांत और चौथा है आत्मचेतन या सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए पूर्ण प्रतिक्रियात्मक और सीमित स्मृति तक हम पहले काम कर चुके थे। सीमित स्मृति का मतलब हुआ कि जैसे आप देखते हैं किसी चीज पे अगर आप कमेंट करते हैं तो ढेर सारे कमेंट्स होते हैं लेकिन उसमें कुछ फिल्टर्स कमेंट ही हमको दिखाई देते हैं। वो उदाहरण होता है सीमित स्मृति का, जिसमें वो जिसको अप्रोप्रिएट या रेलिवेंट समझता है उसको ऊपर रखता है। साथ ही मस्तिष्क सिद्धांत की बात करें, ब्रेन थियरी की बात करें तो इसके आधार पर जैसे चैट जीपीटी आया वो ब्रेन थियरी का एग्जाम्पल है। उसी तरह आत्मचेतन की अगर बात करें ये लास्ट स्टेज है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब उसके अंदर अगर नैतिकता आ जाए, सोचने समझने की, खुद निर्णय लेने की क्षमता आ जाए कि वो बिना हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए ही अपने से निर्णय लेके अपने विवेक के आधार पर अपनी पहल शुरू कर दे, तो वो स्थिति चौथी स्थिति है जहां पर अभी कार्य जारी है, इस दिशा में प्रयास जारी है। लेकिन इस संबंध में जुड़े हुए काफी वैज्ञानिक इस स्थिति को चिंताजनक भी बताते हैं। तो क्या वो चिंताएं हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अब एक नजर डालते हैं इसके विकास पर। तो अगर बात करें तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में शुरू हो गया था। जॉन मैकार्थी वो व्यक्ति हैं जो शोध टीम का हिस्सा भी थे। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, जॉन मैकार्थी को ही एआई का जनक भी कहते हैं। 1969 में शेकी वो पहला सामान्य प्रयोजन मोबाइल रोबोट बनाया गया था। फिर इसके विकास का क्रम 1970 के दशक में भी चलता रहा, जिसमें जापान की बड़ी भूमिका है। जापान ने इस में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। 1981 में 5th जनरेशन नामक जो योजना की शुरुआत हुई वो जापान के द्वारा ही शुरुआत हुई और सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम इसी समय तय किया जाता है। ब्रिटेन क्या करता है तो ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया और यूरोपीय संघ की बात करें तो स्पिरिट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया 1997 में। सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू डिजाइन इस समय किया गया। 2002 में अगर बात करें तो पहला व्यावसायिक रूप से सफल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बना। साथ ही सोफिया काफी चर्चा में रहा, जिसको कि जिसको सऊदी अरब द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। सोफिया वस्तुतः एक एआई पर ही आधारित रोबोट था और इसका अगर आविष्कार की बात करें तो हैंसन रोबोटिक्स नामक कंपनी थी जो हांगकांग की, उसने इसको बनाया था। और इसकी शक्ल आप देखेंगे तो ऑड्री हेपबर्न जो कि हॉलीवुड की एक नायिका हैं उनकी शक्ल की तर्ज पे इसको बनाया गया था।
तो ये कुछ कार्य हैं और तमाम ऐसे कार्य हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमें दैनिक जीवन में भी दिखाई देते हैं। हम मोबाइल में एक उदाहरण के तौर पर देखें, अगर हम किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर कुछ सर्च करते हैं तो वो चीज हमें, या कहीं और भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो चीज हमें अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे दिखाई देने लगती है। ये एआई का ही नतीजा है। कोई चीज अगर हम टाइप करते हैं और पूर्व में हमने सर्च किया है तो उससे जुड़ी लंबी हिस्ट्री हमको दिखाई देने लगती है, ये एआई का ही नतीजा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं जो हमें करनी है, जिसके लिए ये समिट आयोजित किया जा रहा है। और खासकर वो वैज्ञानिक ही इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं जो इसके विकास से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब मामला जरूर गंभीर है। क्या है वो चिंताएं? आप अगर बात करें तो एलन मस्क हुए, साथ ही सुंदर पिचाई हुए, साथ ही योशिदा बेंजियो हुए। इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये कृत्रिम बुद्धि मानवीय मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा, इसलिए ये हानिकारक है। इस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता है। क्या चुनौतियां हैं? तो देखें, सबसे पहले अगर ज्यादा डिपेंडेंसीज के ऊपर बढ़ेगी तो हमें एक प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देगी। भारत आज सेवा क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन अगर ज्यादातर कार्य ये मशीनें करेंगी तो बेरोजगारी का होना स्वाभाविक है। विश्व आर्थिक मंच ने एक आंकड़ा दिया था, हालांकि यह आंकड़ा पुराना है, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 इसका शीर्षक है, जिसमें उसने कहा था कि 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का अधिकार होगा। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा तथ्य है कि 2025 तक जो काम मानव द्वारा किया जा रहा है वो उसका 50% मशीनें करेंगी। तो बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक है। इस तथ्य से भी ये प्रमाणित होता है। रचनात्मक शक्ति का ह्रास। अभी तक हम क्या होता था कि हम कुछ ना कुछ किसी चीज को करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते थे, सोचते थे, क्रिएटिविटी हमारी थी, जैसे पेंटिंग ही बना रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग भी बना के दे रहा है। तो जो ऐसे आर्ट हैं, जो रचनात्मक कार्य हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे। तो इस दिशा में सबसे बड़ा हमको जो नुकसान दिखाई देगा वो क्रिएटिविटी के फील्ड में दिखाई देगा। पोएट्री राइटिंग, एसे राइटिंग, अगर आपको कहीं ऐसे लिखना है कि पेपर्स लिखने हैं, आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट शोध पत्र लिखना है, शोध पत्र तक चैट जीपीटी और इसके थ्रू अगर लिखे जा सकते हैं तो इसका मतलब कि हमारी रचना धर्मिता पर कहीं ना कहीं संकट है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, मानवता के लिए खतरा होगा, क्योंकि मशीनें अगर अपने हिसाब से निर्णय लेने लगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोबोट एक मूवी आई थी रजनीकांत की, आपने देखी होगी, उसमें यह परिकल्पना दिखाई गई है कि अगर मशीनें अपने हिसाब से सोचने लगे, वो निर्णय लेने लगे, तो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। हो सकता है वो कुछ ऐसे स्वचालित हथियार बना लें कि पूरे मानवता के ऊपर कब्जा कर लें। तो ये एक संभावना है, ये खतरा है। साथ ही आप देखेंगे कि मशीनों में नैतिक मूल्य का अभाव होता है। एथिकल एआई, ये शब्द आप देखेंगे G20 के समय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयोग किया था। एथिकल एआई बहुत जरूरी है, अर्थात नैतिकता होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मशीनों के पास इस नैतिकता का अभाव होता है। इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता है कि मानव, ह्यूमन, जो कि नैतिकता पर टिकी हुई है पूरी मानवीय व्यवस्था, अगर ऐसे नैतिक विहीन अर्थात मशीनों को इस प्रकार की पावर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक संभावित बड़े खतरे को हम न्योता दे रहे हैं। शुद्धता और निष्पक्षता की बात जहां तक है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। जरूर काउंटिंग में या इस तरह की चीजों में शुद्धता दिखाई देती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां क्रिएटिविटी की बात आती है तो ये लंबा चौड़ा चैट जीपीटी आंसर लिख के देता है, लेकिन जब उसके निष्कर्ष की बात होती है तो वो उसके लिए एक शब्द यूज होता है कि प्रशंसनीय तो है लेकिन इसका अर्थ कुछ नहीं, अर्थहीन है। कहने का मतलब ये है कि जहां भी क्रिएटिविटी की बात आती है वहां अभी इसमें काफी गुंजाइश है, इसलिए इसको नियामक की आवश्यकता है, इसको एक नियंत्रण की आवश्यकता है। साथ ही अगर देखें तो जितने भी आंकड़े हैं, जितना भी ज्ञान है, उसकी पहुंच प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी। अर्थात हमारा जितना व्यक्तिगत डाटा है, जितना हमारा व्यक्तिगत ज्ञान है, वो अगर प्रौद्योगिकी तक पहुंच हो गई उसकी, तो उसका किसी भी प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। वो हमारे निजी डाटा को किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो एक खतरा ये भी है कि हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी निजता है, वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। इस लिहाज से भी इस पर चिंता स्वाभाविक है, और इसके लिए बड़े बड़े इन वैज्ञानिकों और चिंतकों ने भी ये बात कही है कि अभी एआई उस स्टेज में नहीं पहुंचा है, अंतिम स्टेज में, लेकिन अगर वहां वह पहुंचता है तो इन आंकड़ों का वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जो मानव के विरुद्ध भी जा सकती है। तो ये कुछ तथ्य थे, और अंत में हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ आज के। लेकिन उससे पहले एक सूचना आपको दे दें कि दृष्टि आईएएस का आईएएस मेंस 2024 के लिए हमारा जो है एडमिशन ओपन हो चुका है। कक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो जाएंगी।
और 9311406441 पर आप इस तरह से संबंधित किसी भी सूचना के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि एआई सुरक्षा समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आप जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।